गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के डेली डिस्पैच डिस्कशन में। और डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक कोट देख लेते हैं महात्मा गांधी जी का। बहुत ही प्यारा कोट है। कोट बेसिकली महात्मा गांधी जी कहना चाहते हैं, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड। तो महात्मा गांधी जी का क्या मोटिव है इससे? महात्मा गांधी जी बेसिकली बोलना चाहते हैं कि जो हमारी अर्थ है उस पर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज है, पर्याप्त मात्रा पे हमारे पास रिसोर्सेज है कि जो ह्यूमंस हैं, कि जो इंसान है, मानव है, उनकी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, बेसिक जो नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा और मकान, इसको सेटिस्फाई कर सकती है। लेकिन इंसान की जो अनलिमिटेड अनलिमिटेड वांट है, अनलिमिटेड जो डिजायर है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारी अर्थ है वो इनकैपेबल है। तो कहीं ना कहीं ये जो अनसेटिस्फाइड डिजायर है, अनसेटिस्फाइड जो डिमांड है, इसका एग्जाम्पल आप आजकल इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, उसमें दिखाते हैं कि एक लड़की अपने घर से निकलती है और वो कोट पहन रखा होता है, कोट के पीछे कोट, कोट के पीछे कोट, 10 कोट होते हैं। फिर वो कहीं जाती है, वहां दूसरी लड़की देखती है, वहां देखती है उसने 10 कैप पहन रखी होती है, कैप के ऊपर कैप, कैप के ऊपर कैप। फिर वो लिफ्ट के अंदर जाती है, वहां पे उसने 10 बैग लटका रखे होते हैं। तो बेसिकली इस एड का, इस एडवर्टीजमेंट का मोटिव था कि हम अनलिमिटेड चीजें खरीद लेते हैं, हम उन चीजों को भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, सिर्फ दिखावा करने के लिए। तो यही अनलिमिटेड जो डिजायर है, अनलिमिटेड जो वांट है, ये सेटिस्फाई करने के लिए हमारी अर्थ जो है इनकैपेबल है। तो महात्मा गांधी जी के इस कोट का तात्पर्य, या बोले ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि हमें किसकी तरफ रुख करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस माइंडफुल कंजम्पशन, कि जितनी जरूरत हो उतना ही हमें कंजम करना चाहिए, उतनी ही हमें जो चीजें हैं वो लेनी चाहिए। तो यही महात्मा गांधी जी के इस कोट का मतलब है। आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन में। ये जो एडिटोरियल है द हिंदू में आया था मिथेन डिप्लोमेसी के ऊपर। बेसिकली अभी जो COP29 है UN FFC की, वो होने वाली है अजरबैजान में, ठीक है, अजरबैजान के बाकू शहर में। तो ये कहां से आया, कैसे आया, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं ताकि जो हमारा एडिटोरियल, इसको समझने में थोड़ी मदद मिले। ठीक है, और बैकग्राउंड आपके पेपर 1 के अंदर भी हेल्प करेगा, आपके MCQs में। तो बैकग्राउंड चालू हुआ कुछ 1972 से। 1972 में जो पूरा वर्ल्ड था वो एकदम रिलैक्स था, चिल था। उसको पता ही नहीं था कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई प्रॉब्लम भी है। लेकिन कुछ ना कुछ डिस्कशन चल रहा था ग्लोबल लेवल पे कि जो जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है ये थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। तो इसी के चलते हमने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन रखा, जिसका रिजल्ट निकला UNEP, जिसका हेडक्वार्टर का है नैरोबी में। तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में एक जो लेडी थी, एक आयरन लेडी इंडिया की, उसने इंडिया को रिप्रेजेंट करा। और कहीं ना कहीं जब वर्ल्ड सीरियस नहीं था तो इंडिया वहां पे सीरियस था, और वो आयरन लेडी थी हमारी इंदिरा गांधी जी। वो आयरन लेडी थी हमारी इंदिरा गांधी। और इसी का रिजल्ट देखने को मिलता है हमारे इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, टाइगर प्रोजेक्ट। ये सारा कहीं ना कहीं इसी टाइम पे आया था जब स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुई थी। इंडिया ने अपनी सीरियसनेस दिखाई थी, लेकिन चलो वर्ल्ड सीरियस नहीं था। फिर 1989 में आईपीसीसी की रिपोर्ट आती है, आप सभी को पता है। ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज से क्या क्या हार्म हो रहा है। ठीक है, तो 1989 में जब आईपीसीसी की रिपोर्ट आई, तब जो पूरा वर्ल्ड था वो थोड़ा दहल गया कि आईपीसीसी ने बताया कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, इसकी वजह से रेन पैटर्न जो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो फॉरेस्ट हो रहे हैं वहां पे वाइल्ड फायर आ रही है। तो ये सारी चीजें जब आईपीसीसी ने बताई तो वर्ल्ड ने थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लिया। और 1992 में अर्थ समिट हुई, जिसे हम कहते हैं रियो अर्थ समिट। ठीक है, रियो डी जनारो में हुई थी, इसलिए हम इसे कहते हैं रियो अर्थ समिट। तो जब ये अर्थ समिट हुई तो अर्थ समिट का जो रिजल्ट निकला वो निकला क्या, 3 एजेंसी यहां पे निकल के आई यूएन की, जिसमें एक थी UNFCCC, दूसरी थी UNCCD, UNCED, CBD, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो UNFCCC है, CCC, ये किसका रिजल्ट था? ये रिजल्ट था किसका? अर्थ समिट का, रियो डी जेनेरो समिट का, UNCED का। ठीक है, तो UNFCCC, इसकी हर साल क्या होती है, कॉप होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग होती है। ये आते हैं, डिस्कस करते हैं वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल सब इसी के अंदर आता है, पेरिस क्लाइमेट सब इसी के अंदर आता है, UNFCCC के अंदर। ठीक है, तो इसी की जो मीटिंग है, इसी UNFCCC की जो मीटिंग है वो अब होने वाली है कहां पे,
अजरबैजान के बाकू शहर में, ठीक है। तो ये जो समिट है बेसिकली अब जो होगी नवंबर 11 से ये चालू होगी हमारी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली इसको कह रहे हैं फाइनेंस कॉप कह रहे हैं। क्यों फाइनेंस कॉप कह रहे हैं? क्योंकि देखो हमारा जो COP21 था, जिसे हम पेरिस क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं, पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे हमने कुछ डिसाइड करा था कि $100 बिलियन जो है वो डेवलप्ड कंट्री देगी क्लाइमेट चेंज से रेस्क्यू करने के लिए, निपटने के लिए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो यहां पे अब डिसाइड करने की बारी आ रही है कि भाई क्लाइमेट का जो फाइनेंस है, इसका जो गोल है, इससे कहीं ना कहीं निपटने के लिए हम इस समिट में न्यू कलेक्टिव क्वालिटेटिव गोल लेके आएंगे। इस समिट में अभी आया नहीं है, लेके आएंगे, ठीक है। फाइनेंस कॉप इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हम डिसाइड करेंगे कि न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल NCQG, इसको यहां पे कहीं ना कहीं लेके आएंगे, ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रियों को फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाए, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराया जाए, ताकि वो क्लाइमेट से निपट सके, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से निपट सके। और यहीं पे अजरबैजान में हो रहा है। तो अजरबैजान ने भी एक क्लीन एनर्जी से रिलेटेड एक प्लेज ली कि अब वो क्या करेगा कि बैटरी स्टोरेज की जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा बढ़ाएगा, जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क है उसको थोड़ा इंप्रूव करेगा, और मीथेन जो एमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करेगा। ये अजरबैजान ने कुछ प्लेज वगैरह ली है, ठीक है। यहां तक समझ आया हमें। अब देखते हैं मीथेन का क्या इंपैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्योंकि सारा हमारा जो एडिटोरियल है फोकस किस पे कर रहा है? मीथेन डिप्लोमेसी पे। तो मीथेन का इंपैक्ट हमें पता होना चाहिए। तो जो मीथेन है, टोटल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, रिस्पॉन्सिबल है 30% ग्लोबल वार्मिंग के लिए। मीथेन, आपको मीथेन का पता होना चाहिए, मीथेन एज अ फ्यूल भी हम यूज करते हैं, ठीक है। कहां यूज करते हैं अभी आगे चल के देखेंगे। तो मीथेन का पोटेंशियल क्या है, क्यों भाई मीथेन से इतना हम घबरा रहे हैं? तो देखो मीथेन का पोटेंशियल यहां से हम देख सकते हैं कि जो CO2 है, जो हमारा कार्बन है, वो जितना ग्लोबल वार्मिंग करता है उससे 28 गुना ज्यादा हमारा मीथेन करता है। मतलब ये जो नॉन CO2 है, ये ग्लोबल वार्मिंग गैस है हमारी मीथेन, और 28 गुना ज्यादा पावरफुल है, किससे? हमारे CO2 से। इसीलिए इसीलिए अगर हमें क्लाइमेट चेंज से निपटना है तो हमें मीथेन का जो एमिशन है उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। इसीलिए जो हम वरी कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया क्यों वरी कर रहा है ये हम देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि US चाइना ने भी अभी क्या करी है, पार्टनरशिप करी है मीथेन को मिटिगेट करने के लिए, और इंडिया इसमें कैसे अपना जो मोटिव है वो सर्व कर सकता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखो आप सभी को पता है US और चाइना के बीच में जो रिलेशन है उसके कहीं ना कहीं सही नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट, उसके बावजूद भी वो क्या करता है, उसने कोलैबोरेशन करा है US और चाइना ने नॉन CO2 ग्रीन हाउस गैस, जिसकी हम बात कर रहे हैं मीथेन। नॉन CO2 ग्रीन हाउस गैस मतलब मीथेन को रिड्यूस करने के लिए कहां पे करा था? COP28 दुबई में। अभी कौन सी कॉप है? COP29 है। कहां पे हो रही है? बाकू में, अजरबैजान के। और COP28 कहां हुई थी? वो हुई थी दुबई में, UAE में, ठीक है। इससे रिलेटेड भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चाइना जो था फर्स्ट कंट्री निकला जिसने मीथेन कंट्रोल प्लान को इंट्रोड्यूस करा 2023 के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो US और चाइना है ये कोलैबोरेट कर रहा है नॉन CO2, मतलब जो CO2 ग्रीन हाउस गैस है लेकिन CO2 नहीं है, मतलब मीथेन, इसको रिड्यूस करने के लिए वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जो मीथेन एमिट करती है। थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन कौन है? इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया, अब ये जो इनका कोलैबोरेशन हो रहा है, इनकी जो पार्टनरशिप हो रही है, यहां पे इंडिया अपना फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को इंश्योर कर सकता है कि भाई इनके साथ कोलैबोरेट होके इनसे थोड़ा सा फाइनेंस ले ले, इनसे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ले ले, ताकि जो हमारा मीथेन एमिट होता है किससे? वेस्ट मैनेजमेंट से, इसको कहीं ना कहीं मिटिगेट किया जा सके, ताकि जो हमारे टारगेट्स हैं, हमारे NDC टारगेट है, उसको कहीं ना कहीं अचीव किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जा सके, उसमें कंट्रीब्यूट किया जा सके। तो बेसिकली ये पूरा एडिटोरियल था। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझेंगे कि भाई इंडिया को क्या प्रॉब्लम है। देखो लास्ट टाइम जो कॉप हुई थी उसमें एक इनिशिएटिव था ग्लोबल मीथेन प्लेज, ठीक है। ग्लोबल मीथेन प्लेज थी जो US और यूरोपियन यूनियन लेके आई थी, लेकिन इंडिया ने इसे बॉयकॉट कर लिया था। ग्लोबल मीथेन प्लेज से इंडिया ने बॉयकॉट कर लिया था अपनी लास्ट कॉप पे, COP28 के अंदर जो दुबई में हुई थी। क्यों कर लिया था भाई? क्यों कर लिया था? इंडिया तो हमेशा
क्लाइमेट जस्टिस के लिए स्टैंड करता है। इंडिया का स्टैंड क्या है क्लाइमेट के ऊपर? क्लाइमेट जस्टिस। अब क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमारे इथोज में ही है, तो क्यों इंडिया ने यहाँ पे ग्लोबल मीथेन जो प्लेज है उससे बॉयकॉट कर लिया? तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इंडिया में एमिशन, मीथेन एमिशन के से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो देखो हमारे यहाँ पे आपको पता है हमारा जो है कृषि प्रधान देश है, मैक्सिमम जनता कहाँ पे कृषि में है। तो ये जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है यही 74%, 74% जो है मीथेन एमिट करता है। अगर हम इस प्लेज को साइन कर लेते तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ, तो कहीं ना कहीं हमारे जो यूथ हैं वो इफेक्ट होते हैं इससे, क्योंकि हमारा तो अराउंड 50% जो यूथ है, हमारा जो 50% जो पॉपुलेशन है वो तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है, प्राइमरी सेक्टर में ही है। तो इस प्लेज का इफेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलता। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत चैलेंज है। बाकी जो वेस्ट मैनेजमेंट है वहां से 14%, एनर्जी से 11% और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बहुत कम 1% हमारा मीथेन निकलता है। तो ये जो रेशियो है ये भी आपको पता होना चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखो इंडिया ने इस प्लेज से तो बॉयकॉट कर लिया, और अभी हम यूएस और चाइना हो रहा है इनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए हमारा हमारा जो एफर्ट है वो कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया जो है अपना कंट्री लेवल पे भी इनिशिएटिव लेके आया है ताकि मीथेन का जो एमिशन है उसको रोक सके। कौन सा इनिशिएटिव? गोवर्धन स्कीम। ये क्या चीज है गोवर्धन स्कीम? देखो गोवर्धन स्कीम क्या है, बेसिकली जो कैटल होते हैं वो जो गोबर करते हैं वहां से भी तो मीथेन एमिट होता है। तो ये जो गोवर्धन ये स्कीम है इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, किसको? बायोफ्यूल बनाने के लिए, बायोफ्यूल बनाने के लिए, ठीक है। गोबर गैस जिसे बेसिकली बोलते हैं बायोफ्यूल, गोबर गैस, उसको बनाने के लिए ये स्कीम है। क्योंकि गोबर गैस के अंदर भी 70 या 78% जो है मीथेन रहती है, ठीक है। तो वो एक इनिशिएटिव है। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपको सभी पता है स्वच्छ भारत मिशन है, और भी हमारे बहुत सारी स्कीम है, लेकिन ये दो हमारी मेन थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे बताया है, और बताया है कि जो COP29 की मीटिंग है इंडिया के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, ताकि जो हम इंटरनेशनल सपोर्ट है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और एग्रीकल्चर जो मीथेन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, वो कहीं ना कहीं हम इस जो COP29 होगी उसमें हम ले सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि COP29 अब आएगी, अब फ्रीक्वेंटली बहुत सारे एडिटोरियल्स आएंगे, और आपके एग्जाम में CAPF के एग्जाम में ये जो एनवायरमेंट का लेक्चर है, एनवायरमेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, ठीक है। तो इसको कभी निग्लेक्ट मत करना। इससे रिलेटेड कोई भी एडिटोरियल आए उसको पढ़ना, डिस्कशन हो तो डिस्कशन को अच्छे से समझना। और अब आपके लिए है प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप ये जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको डेली जो है राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी होती है, क्योंकि पेपर 2 के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस की आदत डालनी पड़ेगी। जो भी आपने सीखा इस लेक्चर से उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। और ये 2021 के अंदर CISF AC के अंदर ये वाला आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर, ये आपका प्रीवियस ईयर में आ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेपर 1 के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस में 2024 में ये क्वेश्चन आया था। यूएनएफ ट्रिपल सी से रिलेटेड कॉप जो 28 हुई थी, कॉप 28 जो हुई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। आप ट्राई करना इसको अटेम्प्ट करने का, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, मैं इसका आंसर कल बताऊंगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल की तरफ। हमारा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से रिलेटेड। इसमें न्यूज में क्या आया है? न्यूज में बेसिकली आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि जो सिकनेस है और जो इन्फर्मिटी है ये भी ग्राउंड हो सकता है बेल देने का इस एक्ट के अंदर। तो अभी हमारे जो एक कोऑपरेटिव बैंक के चेयरपर्सन है मूलचंदानी जी, ये जेल के अंदर है इस एक्ट से रिलेटेड। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या चीज है, क्योंकि अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी, चीफ मिनिस्टर हमारे दिल्ली के, वो भी कहीं ना कहीं इसी एक्ट के अंदर जेल में थे। तो इसको थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। देखो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बेसिकली क्या करता है, ये पैसे को धोता है। मतलब क्या चीज है पैसे को धोता है? मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे को धोना। कैसे धो रहा है? देखो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। ब्लैक मनी हमने कल भी देखा था, एक था एरिन एपी। एरिन एपी क्या था? ईडी ने अभी ज्वाइन करा है इसकी स्टीयरिंग कमेटी को। ये बेसिकली क्या करता है, क्राइम प्रोसीड से जो पैसे आते हैं उसको उसको रिकवर करने में, उसको सीज करने में। देखो क्राइम प्रोसीड से कैसे पैसे आते हैं, ब्लैक मनी तो आता है, और कौन सा आता है, ठीक है। यही ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने वाला जो प्रोसीजर है उसको रोकने के लिए जो एक्ट है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है।
ये सारी चीज़ थी, इससे कहीं ना कहीं ये भी रिलेटेड है, तो थोड़ा याद रखना। तो इसके थोड़े की पॉइंट देख लेते हैं। की पॉइंट में सबसे पहले सेक्शन 3 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बता रखा है, वही सारी चीज़ कि जो काला धन है उसको व्हाइट बनाना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना, उसी को हम क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। फिर बता रखा है कौन सी एजेंसी यहाँ पे इससे रिलेटेड है। हमने एरिन एपी में देखा था कौन सी एजेंसी थी, ईडी थी। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी जो प्राइमरी एजेंसी है कौन है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, ठीक है। अब ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वाला बेल प्रोविजन, ठीक है। सेक्शन 45 के अंदर आते हैं हमारे बेल प्रोविजन, ये थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी के अंदर सीएससी के अंदर स्पेशली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और आपके अंदर भी अब देखने को मिला है कि जो सीएससी का ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं सीएपीएफ में एंटर हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले सीएससी में पूछे गए थे और आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आ गए, तो यहां से भी आने की पॉसिबिलिटी है, तो इसको भी हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 45 के अंदर बेसिकली क्या दे रखा है कि बेल कब मिलेगी, जब कोर्ट को लगता हो, जब कोर्ट ऐसा बिलीव करेगी कि जो एक्यूज्ड है उसको रीजनेबल ग्राउंड पे बेल दी जा सकती है, मतलब जब कोर्ट फील करेगी ऐसा कि भाई इसको बेल देनी चाहिए तब उसको बेल मिलेगी, ठीक है। ऐसा यहां पे बताया गया है कि एक्यूज्ड है। और सेकंड यहां पे बताया है कि जब उसको कर देंगे तो वो और कोई जो क्राइम है वो कमिट नहीं करेगा। मतलब यहां पे दो कंडीशन बेसिकली बताई है, क्या कि जब कोर्ट को ऐसा लगे कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी नहीं है, उसको बेल दे देनी चाहिए, तब उसको बेल मिलेगी। मतलब कि कोर्ट को ऐसा कब लगेगा, जब बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होगी, बहुत ज्यादा क्राइम की जो जांच पड़ताल है वो की जाएगी, तब जाके कोर्ट कहीं डिसाइड करेगा कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है कि ये गिल्टी नहीं है, इसको बेल दे देनी चाहिए। तो यहां पे कोर्ट पे टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ये जो एक्ट है ये कहीं ना कहीं जो हमारा नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि जब तक आपका क्राइम प्रूफ ना हो तब तक आप कौन हो, बेगुनाह। लेकिन ये जो एक्ट है ये तो एकदम उल्टा है इसका। कैसे? क्योंकि ये आपको कह रहा है जब तक आपका जो गुनाह है वो आप जब तक बेगुनाह नहीं साबित हो जाते तब तक आपके ऊपर आपको समझा जाएगा कि आप दोषी हैं। तो एकदम जो नेचुरल जस्टिस है उससे एकदम ये अपोजिट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज कि कोर्ट जब बिलीव करे कि जब आपको रिलीज कर देंगे तो आप कोई एक्ट क्राइम नहीं करेंगे तब आपको बेल मिलनी चाहिए। तो ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट बेल लॉज हैं। सेकंड यहाँ पे बताया गया है कि अब जो कोर्ट है उसने उसकी जो डिस्क्रिशन होती है उसमें उसने बोला है कि अंडर 16, अगर कोई अंडर 16 है या कोई वुमेन है या कोई इंडिविजुअल है जो बीमार है, वो इन्फर्म है, जिसमें अभी जो हमने देखा था मूलचंदानी जी को इसी ग्राउंड पे इन्होंने छोड़ा है बेल पे, तो उसको भी बेल दी जा सकती है। तो ये तीन कंडीशन हो गई बेसिकली। पहली हमने देख ली कि कोर्ट को लगे कि भाई ये बेगुनाह है तब इसको बेल दे दो। दूसरी देख ली कि भाई बाहर जाके क्राइम नहीं करेगा तब उसको बेल दे दो। तीसरा ये जो कोर्ट ने कंडीशन बताई कि अंडर 16 हो, वुमेन हो या फिर बीमार हो या इनकैपेबल हो फिजिकली या मेंटली, तब उसको बेल दी जा सकती है। तो तीन कंडीशन बेसिकली इस एक्ट के अंदर हमने देखी। अब इसके अंदर पेनल्टीज बेसिकली क्या रहती है, 3 से 7 साल की सजा रहती है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। अगर ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह की है तो ये 10 साल तक भी जा सकती है, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर थोड़ा हमने बेसिक जाना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ध्यान दे लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, आप इसको ट्राई करना अटेम्प्ट करने का और उसके बाद फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज फर्स्ट मार्स एंड मून एनालॉग मिशन। बेसिकली ये क्या चीज है, अभी लेह लद्दाख में हमने क्या करा है, हमारा प्लान है कि लेह लद्दाख में जैसे हम प्लैनेट्स वगैरह पे जाते हैं, वहां का जैसा एटमॉस्फेयर होता है, जैसे वहां पे एनवायरमेंट होता है, वैसा आर्टिफिशियल एनवायरमेंट एक पर्टिकुलर जगह पे प्रोवाइड किया जा सके ताकि वहां पे जो चैलेंजेस आने वाले हैं उसको हम यहीं पे टैकल कर लें। बेसिकली वही हमारा जो एनालॉग मिशन है और कुछ नहीं है। अब यही सारी चीज यहाँ पे बताई गई है और इसके अंदर कोलैबोरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में थोड़ा हमें जानना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन से मार्स और मून के ऊपर आर्टिफिशियल जो हम बना रहे हैं आर्टिफिशियल एनवायरमेंट, मून और मार्स को ध्यान में रख के बना रहे हैं, ठीक है। कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से है, सबसे पहले तो कौन है, हमारा इसरो है। इसरो के बाद प्राइवेट एजेंसी भी है, आका स्पेस स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड है। यूनिवर्सिटी भी है, लद्दाख की आईआईटी बॉम्बे वाले भी हैं और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल वाले भी हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं, यूनिवर्सिटी भी है, इंस्टीट्यूट भी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है, गवर्नमेंट, इसरो भी है, ठीक है। ये सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब थोड़ा सा 2023 में देख लेते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। देखो 2023 में आया था, निसार सैटेलाइट उस टाइम पे लॉन्च हुई थी या मैन्युफैक्चर हुई थी,
तो क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो निसार जो सैटेलाइट है ये जॉइंट इनिशिएटिव है किसका, इसरो का और किसका। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन था, निसार में एन आ रहा है तो मतलब नासा ही होगा, वो तो इसका आंसर बी हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करना, थोड़ा सा ध्यान से अटेम्प्ट करना कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल की तरफ। देखो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस क्या करा था, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि हमारी जो रियो अर्थ समिट हुई थी, अर्थ समिट में 3 एजेंसी निकल के आई थी, 3 जो यूएन की वो निकल के आई थी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली थी यूएनएफ ट्रिपल सी, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था यूएन सीबीडी, ठीक है। ये सीबीडी कौन सी है, ये सीबीडी है ये वाली, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसकी भी कॉप होती रहती है, इसकी भी कॉप होती रहती है। तो इसकी जो कॉप है अभी हो रही है और शायद कल ये लास्ट थी। तो इसकी कॉप अभी 2000 कॉप 16 हुई है इसकी, कहां पे, कोलंबिया के अंदर। कॉप 16 कहां पे हुई है, कोलंबिया के अंदर। तो इसके बारे में भी, क्योंकि आपका जो सीएपीएफ का पेपर है, सीएपीएफ का जब आप पीवाई क्यूज देखेंगे, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो यूएन है वो यूपीएससी सीएपीएफ का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। एक एक साल के अंदर 2024 के अंदर देखे तो 3-4 क्वेश्चन यूएन से डायरेक्ट आ रखे थे, यूएन से भी कॉप से डायरेक्ट आ रखे थे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। एक आधा क्वेश्चन आज के डेली डिस्पैच से पक्का ही पक्का है आपके पेपर के अंदर 2025 के अंदर। तो सीबीडी को हम थोड़ा देख लेते हैं, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या चीज होती है। तो देखो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमने देख लिया कि किसका रिजल्ट निकला, रियो अर्थ समिट का 1992 का रिजल्ट था ये। अब ये बेसिकली करती क्या है, इसके 3 काम है। क्या क्या, देखो रिसोर्स को सस्टेनेबल यूज, मतलब सस्टेनेबल यूज करना रिसोर्सेज को, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना और इक्विटेबल शेयरिंग, ये 3 बेसिकली इसके काम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल यूज बोल लीजिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना और इक्विटेबल शेयरिंग, ये 3 इसके काम है, ठीक है। इसको हम अच्छे से समझेंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं। देखो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, ये तो ये अपने आप में ही वर्ड जो है ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और समझेंगे, चिंता मत करो, थोड़ा सब्र रखो, आगे देखो आगे भी चीजें हैं, ठीक है। वो हमने देख लिया था रिवर सबमिट में, रियो डी जेनेरो में 1992 में आई थी। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो फ्रेमवर्क और प्रोटोकॉल्स आते हैं सीबीडी के अंदर, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर, इसको थोड़ा सा समझना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। इसकी कॉप होती रहती है, कॉप के अंदर नए नए प्रोटोकॉल निकलते रहते हैं। एक प्रोटोकॉल सबसे पहले निकला था नागोया प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर डिसाइड हुआ कि जेनेटिक रिसोर्स जो है उसको हम एक्सेस करवाएंगे और इक्विटेबल शेयरिंग करेंगे अगर कोई बेनिफिट हो जाता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये जो वर्ड है रटना नहीं है, इसको हमें समझना है। क्या चीज है कि जेनेटिक रिसोर्स प्रोवाइड कराएंगे और उससे कोई बेनिफिट हो गया तो इक्विटेबल शेयरिंग करेंगे। देखो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए होता है, जैसे पेड़ पौधे सब में डीएनए होते हैं, हमारे अंदर डीएनए होते हैं, पशु पक्षी सब में डीएनए होता है, ठीक है, प्लास्टिक में नहीं होता डीएनए, ठीक है। बेसिकली जो हम डीएनए की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है। तो ये जो डीएनए, लेट्स से कि अगर कोई नीम है, हमारे यहाँ पे नीम है, हम दातुन वगैरह करते हैं, ठीक है। अब अंग्रेज लोग हमारे यहाँ पे आए, ठीक है, हमारे ब्रिटिशर्स वगैरह हैं, अमेरिकन वगैरह यहाँ पे आए, यहाँ पे उन्होंने नीम देखा। नीम देखने के बाद लगा कि यार ये नीम, ये दातुन करते हैं, उनके दांत खराब नहीं होते, तो नीम में तो कुछ है, तो नीम एक जेनेटिक रिसोर्स है। तो यहाँ से वो नीम को लेके चले गए, ठीक है। नीम में एक्सट्रैक्ट करा और निमंजन निकाल दिया उन्होंने, निमंजन, ठीक है, टूथपेस्ट निकाल दिया निमंजन करके। अब नीम तो हमारे यहां से लेके गए हैं और टूथपेस्ट के मजे वो ले रहे हैं कि पैसे पैसे तो वो कमा रहे हैं ना हमारे नीम से। तो यहां पे नागोया प्रोटोकॉल कहता है कि भाई इंडिया और यूएसए जो निमंजन बना रहा है और जो नीम दे रहा है, दोनों के अंदर इसने जेनेटिक रिसोर्स इसको दिया, अब तुम जो बेनिफिट हुआ है वो इसको दो। तो ये क्या है, ये है हमारा नागोया प्रोटोकॉल। अब देख लेते हैं कार्टाजीना प्रोटोकॉल क्या चीज है। ये भी किसका इनिशिएटिव था, ये भी किसके अंदर आया था, ये भी सीबीडी के अंदर आया था, इसी की कॉप में आया था, ठीक है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल में कहते हैं कि जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जो इफेक्ट कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को, उसकी सेफ हैंडलिंग और यूज हो, ठीक है। अब ये क्या चीज है, एलएमओ, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या चीज है। देखो सुनने में तो ऐसा लगता है कि जो टाइगर है उसको मॉडिफाइड करके कुछ डायनासोर बना के कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
यहाँ पे क्या है, देखो बीटी ब्रिंजल हो गया, ठीक है, बीटी ब्रिंजल हो गया, बीटी कॉटन हो गया। ये क्या चीज है, ये एलएमओ ही तो है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ही तो है, इनको हमने मॉडिफाइड ही तो कर दिया। बायोजेनेसिस थैलेसिस जो बैक्टीरिया है उसको हमने कॉटन में डाल के इसको बॉलवॉर्म से प्रोटेक्ट कर दिया। बीटी ब्रिंजल है, इसको भी हमने ऐसे ही कुछ करके इसको प्रोटेक्ट कर दिया कि अब सड़ेगा नहीं बीटी ब्रिंजल। तो लेकिन हमारी इंडिया में आपको पता होना चाहिए कि जो बीटी ब्रिंजल है वो लीगली अलाउड नहीं है ना, कि हम लीगली इसको अलाउ नहीं कर सकते। तो ये जो एलएमओ है ये कहता है कि अगर बाहर से कहीं कोई ब्रिंजल तुम खरीद रहे हो, लेट से इंडिया के पास प्याज की कमी हो जाती है, ब्रिंजल की कमी हो गई, इंडिया ने बोला कि हम बीटी ब्रिंजल है ना इंडिया में लीगली नहीं है, हमारे यहाँ पे लीगल नहीं है बीटी ब्रिंजल, ठीक है, उगाना। तो बाहर से हम कुछ बैगन वगैरह खरीदते हैं, और जो दूसरी कंट्री है वहां पे ये जो बीटी ब्रिंजल है वहां लीगल है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमें बताएगा कि भाई ये जो तुम बैगन खरीद रहे हो ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, और यही क्या है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल है, ठीक है, समझ आ गया। अब थर्ड देखो, थर्ड है क्यूमिंग मॉन्टारियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। बेसिकली ये फ्रेमवर्क 30x30 गोल को प्रमोट करता है। क्या चीज है 30x30 प्रमोट गोल, कि हम जो ग्लोबल लैंड और सी एरिया है, ग्लोबल लैंड और सी एरिया है उसको 30% तक प्रोटेक्ट कर लेंगे 2030 तक। यही है हमारा क्यूमिंग मॉन्टारियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, GBF, ठीक है। तो आई होप ये तो तीनों आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और इससे क्वेश्चन आया है आपका प्रीवियस ईयर के अंदर, इसलिए मैंने आपको थोड़ा अच्छे से समझाया है, ठीक है। अब इनकी कॉन्फ्रेंस कुछ होती है, इसको भी देख लो, क्योंकि इन कॉन्फ्रेंस से भी आपको सीक्वेंस करके दे देते हैं। 2024 में आया था, याद देख लेना आप, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक 2020 का दिया है, 2024 में भी प्रीवियस ईयर में आया था, लेकिन वो UNF CCC से आया था, उसमें 4 कॉप दे दी थी और बोला था कि कहाँ कहाँ हुई है इसको पेयर करो, ठीक है। तो इसलिए वहां से आ गया, यहां से नहीं आया था, तो यहां से आने की संभावना है। तो हर 2 साल में जो है इसकी कॉप होती है, किसकी, UNCBD की, UNCBD की, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, जिनके ये सारे प्रोटोकॉल थे। तो कौन कौन सी कॉप हुई है, कौन कौन सी कॉप में क्या क्या चीज आई है वो थोड़ा सा देखो। 2000 ये कॉप जो 13 हुई थी ये हुई थी कैंकुन मैक्सिको में, जिसमें कैंकुन डिक्लेरेशन आई थी। कॉप 14 हुई थी, वो कहाँ हुई थी, इजिप्ट में हुई थी, शर्म शेख में हुई थी, वहां पे शर्म अल शेख डिक्लेरेशन आई थी। कॉप 15 हुई थी मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसके अंदर ये जो हमने अभी देखा क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये अडॉप्ट किया गया था कॉप आपकी 15 में। अब जो हो रही है वो हो रही है कॉप 16 कोलंबिया के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इंडिया का बेसिकली क्या रोल है यहाँ पे, इंडिया बेसिकली दो ही चीज मांगता है, एक तो मांगता है फंड और एक मांगता है टेक्नोलॉजी, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। UNFCCC के अंदर भी यही हमारा ड्रामा है और यहाँ पे भी यही ड्रामा है, ठीक है हमारा। अब देखो इंडिया बेसिकली क्या बोल रहा है कि फंड करो और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, ठीक है। अब उसने कॉल करा है कि जो हमारा हमने देखा था अभी ये वाला नागोया प्रोटोकॉल वाला इक्विटेबल शेयरिंग, इसके अंदर बोला कि इसी का इसने रेफरेंस लिया कि इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए, बेनिफिट थ्रू मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, की इसके अंदर हमें जो है इक्विटेबल शेयरिंग करो। बेसिकली अब ये भी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि भाई है क्या डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंडिया ने रेफरेंस लिया है। बेसिकली ये क्या चीज है, अभी कॉप 16 के अंदर इसका डिस्कशन हो रहा है कि हम जो जेनेटिक डेटा होता है ग्लोबल लेवल पे अपडेट करके शेयर करें, इसके इसके थ्रू, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन के थ्रू। तो यही है क्या चीज, DSI, की जेनेटिक डाटा को यहाँ पे अपलोड करके शेयरिंग करने को इक्विटेबल शेयरिंग थ्रू मैकेनिज्म, की पैसा भी दो और इनका जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है ये भी दो हमें। ये बेसिकली इंडिया डिमांड कर रहा है। तो अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लो साथ ही साथ। प्रीवियस ईयर में बेसिकली कार्टोजीना प्रोटोकॉल जो अभी हमने देखा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। चलो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मैं आपको इसको समझा देता हूं। देखो कार्टाजीना प्रोटोकॉल की बेसिक थीम को समझ लिया हमने कि ये क्या करता है कि लिविंग मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है उनकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता है। इसके एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, आप एनवायरमेंट की बुक पढ़ेंगे शंकर IAS तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कार्टोजीना प्रोटोकॉल के अंदर क्या चीज है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है कि भाई हम बाहर की कंट्री से बैंगन इंपोर्ट कर रहे हैं, वो बीटी ब्रिंजल तो नहीं है, ये इंफॉर्मेशन ये शेयर करता है कार्टोजीना प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है। तो अब पहला ऑप्शन है, ये कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस, अरे काटो इसे ग्रीन हाउस गैस से तो रिलेटेड है ही नहीं।
सेकेंड, बायोसेफ्टी नेगोशिएटेड अंडर एजेस ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नहीं पता, चलो सोच लो कि तुम्हें नहीं पता बायोसेफ्टी। बेसिकली ये बायो ही तो है, बायो क्या है, जिसके अंदर डीएनए है। बायो सेफ्टी तो प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन लेट्स से हमें नहीं ध्यान आया, हमें ध्यान आया कि भाई बीटी ब्रिंजल कुछ है, वो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड चीज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। थर्ड पे चलो, ओजोन डिप्लीशन, ये नहीं हो सकता। फोर्थ पे डेजर्टिफिकेशन, ये नहीं हो सकता। तो कौन सा बच गया? बी, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप आपको डिस्कशन में थोड़ा सा मजा आया होगा, आपको समझ आया होगा कि बेसिक चीजें कैसे आपको याद रखनी है, क्योंकि जो टिपिकल लैंग्वेज होती है उसमें आप याद रखेंगे तो जिंदगी भर याद नहीं रहेगा, रटना पड़ेगा, और रट्टा हुआ हमेशा भूला जाता है। तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, ताकि जो एग्जाम में आएगा उसको चुटकियों में आप सॉल्व कर लो। तो इसी के साथ आज का डिस्कशन एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।